पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर हमेशा से अन्याय अत्याचार होते आए हैं, अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो वुमेन है। पॉलिटिक्स में उनका रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। घरों में उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। इसकी वजह से उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें बहुत कुछ करना था। तो फिर हमने आज़ादी के बाद वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया था ताकि वुमेन को एम्पावर किया जा सके। वुमेन के जितने प्रॉब्लम हैं अगर हम कंसिडरेशन में लेते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं ताकि वुमेन को पढ़ाया जा सके, उनमें लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके, इलिटरेसी हटाई जाए। साथ ही साथ उनको कुछ स्किल्स प्रोवाइड किए जा सके ताकि खुद का पैसा वो खुद कमाए और घर के पति, पिता या ब्रदर के ऊपर अगर उनका डिपेंडेंस है तो वो भी कम हो जाए, ताकि उनको भी डेवलपमेंट का मौका मिले। बहुत सालों तक वुमेन को उनके पिता की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर नहीं दिया जाता था। अगर एक पिता को दो लड़कियां है, सॉरी एक लड़का एक लड़की है, तो सारी प्रॉपर्टी लड़के को दे दी जाती थी। वुमेन जो है उसको ये बोला जाता था कि वैसे भी शादी के बाद आप अपने पति के घर चली जाओगी तो आपको प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया, उसके अनुसार अब यह कंपलसरी कर दिया गया है, पिता की प्रॉपर्टी लड़का और लड़की दोनों में इक्वल बटेगी। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, यह हमने पिछले साल भी देखा था। यस, किस तरीके से लड़कियों को दहेज के लिए, डाउरी के लिए सताया जाता था, किस तरीके से उन्हें जिंदा जलाया जाता था, उन्हें कुएं में धकेल दिया जाता था। तो महिलाओं को दहेज जैसी चीज से बचाने के लिए हमने डाउरी प्रोहिबिशन के ऊपर लॉ ही बना दिया, जिसमें दहेज लेना या देना दोनों ही जुर्म घोषित कर दिया। उनके खिलाफ जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको रोकने के लिए हमने लॉ बनाया है। अगर उनको घर में मारा पीटा जाता है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उसको भी रोकने के लिए हमने एक एक्ट बनाया है। पहले ऐसा होता था कि पति अगर अपने पत्नी के साथ मारपीट करता है तो पत्नी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था कि उसको डिवोर्स दो, अलग हो जाओ। अरे लेकिन उसको मारा पीटा, उसके पति को कुछ तो पनिशमेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं होता था। 2005 में जब से हमने ये लॉ बनाया है तो उसमें अब महिला के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, अगर पति ने मारपीट की है तो पहले डिवोर्स ले सकते थे, तो अब भी ले सकते हैं। लेकिन पहले पति को पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, अभी पति को पनिशमेंट दी जा सकती है, मतलब इसको जेल भी हो सकती है। और इसकी वजह से आज की जो वुमेन है वो अपना फ्रीडम बहुत बेटर तरीके से एक्सरसाइज कर पा रही है, क्योंकि फियर नहीं है, और साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट भी सुनिश्चित किया जा रहा है। अगर हम हमारे देश में देखेंगे तो पॉलिटिक्स में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है हमेशा से कम रहा है। हमेशा से वुमेन पॉलिटिक्स में कम ही पार्टिसिपेट करती आई है। दुनिया भर में बहुत सारे देशों ने ये कदम उठाए हैं कि उनके देश में महिलाओं का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। सेम हमने इंडिया में भी किया है ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन इंडिया के पॉलिटिक्स में बढ़ाया जाए। और इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करते हैं जिन्हें अमेंडमेंट बोला जाता है। आजादी के बाद से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, तब से अब तक 106 टाइम हमने उसमें कुछ माइनर चेंजेस किए हैं। उसमें से जो 73rd और 74th नंबर का है, इसके थ्रू हमने इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है गांवों को चलाने के लिए ग्राम पंचायत, शहरों को चलाने के लिए म्यूनिसिपैलिटीज, उसे बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट। तो 73rd अमेंडमेंट जब हमने किया था तो हमने गांवों के लिए ग्राम पंचायत बनाई। 74th जब किया था तो शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटीज बनाई। ये दोनों एक ही साल में हुए थे, 1992 में, साथ साथ ही पास किया था इसको। और इसके अनुसार गांवों में जब भी ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होंगे या शहरों में जब भी म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होंगे तो उसमें 33% सीट्स, मतलब 1/3 सीट्स जो है वो कंपल्सरीली वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगे। मतलब 33% सीट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही इलेक्शंस लड़ सकती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन महाराष्ट्र और 14-15 बाकी स्टेट ने मिलकर इस रिजर्वेशन की लिमिट को 33% से 50% तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब पुणे में जब अभी सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले हैं पुणे म्यूनिसिपैलिटी के लिए, तो पुणे में मान लो अगर 200 वार्ड्स हैं तो 200 वार्ड्स में से 100 वार्ड्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वुमेन इलेक्शन लड़ेगी।
बात समझ में आ रही है? और जो बाकी 50% है वहां पे वुमेन और मेन दोनों लड़ सकते हैं, क्योंकि वो अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व्ड है इसलिए वुमेन फिर से वहां पे भी इलेक्शन लड़ सकती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? इससे वुमेन जो है वो पॉलिटिक्स में आ रही है। हम्म। वुमेन के साथ जो भी मारपीट होती है, उनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, तो इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र के लेवल पे हमने एक महाराष्ट्र वुमेन्स कमीशन बनाया है, और नेशनल लेवल पे हमने नेशनल वुमेन्स कमीशन बनाया है। दो लेवल पे बनाया है। हर स्टेट को स्टेट लेवल पे भी बनाना पड़ेगा, और एक नेशनल लेवल पे भी नेशनल वुमेन कमीशन बनाया जाएगा। नेशनल वुमेन कमीशन दिल्ली से काम करता है, स्टेट वुमेन कमीशन हर एक स्टेट में होता है, उसके कैपिटल से काम करता है। हम्म। तो ये नेशनल वुमेन कमीशन है, और ये स्टेट वुमेन कमीशन है, ये महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग। हम्म। अगर हमें अपने देश की डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाना है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, तो महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होता है हमें सबसे पहले उसे रोकने की जरूरत है। और इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। मतलब वुमेन के साथ अगर मारपीट होती है उनके पतियों के द्वारा, तो उन्हें पनिश किया जा सकता है। इससे वुमेन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का फीलिंग आएगा। हम्म। और ये सभी के सभी लॉ आने की वजह से, जैसे कि हमने वुमेन को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के थ्रू एम्पावर किया है, पिता की और पति की प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा दिया है, उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया है। इसकी वजह से वुमेन का जो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी है वो बढ़ा है, और सेल्फ स्टीम भी बढ़ा है, और अब वो बिना किसी फियर के समाज में रह सकती है। इस एक्ट के आने की वजह से, इन एक्ट्स के आने की वजह से, जो पुराने जो हमारे पास नोशन थे, जैसे कि मर्द डोमिनेट करेंगे, मर्दों का डोमिनेशन, औरतों को दबाया जाता था, अथॉरिटेरियनिज्म, इस सब की वजह से अब ये डोमिनेशन और अथॉरिटेरियनिज्म खत्म हो रहा है, और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ट्रूली इंक्लूसिव हो रही है। इंक्लूसिव मतलब जो डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज पहले मर्दों को अवेलेबल थी, अब वो औरतों को भी इक्वली अवेलेबल है। अब हमारे डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाने के लिए, हमारी डेमोक्रेसी को और भी अच्छा बनाने के लिए, जुडिशरी ने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है वो देखना है। जुडिशरी मतलब हमारे देश में जो भी कोर्ट्स है, इसमें हम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो हमें ये सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जुडिशरी ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जुडिशरी भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ताकि हम सोशल जस्टिस को अचीव कर सके, इक्वालिटी को अचीव कर सके। जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये एक पर्टिकुलर लाइन है और इसका मतलब क्या निकलता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की पावर, ये पावर दे के रखी है सुप्रीम कोर्ट को। मतलब मान लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं इस लाइन का मतलब ये है, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है नहीं नहीं इस लाइन का मतलब ये है, तो उस लाइन का एक्चुअली मतलब क्या है ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आती है, जुडिशरी ने हमेशा हम ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर रहे हैं या नहीं, हमेशा इसको ध्यान में रखा है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी। और हमेशा जुडिशरी ने कुछ इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है, ताकि समाज में सोशल जस्टिस हो और इक्वालिटी हो। जैसे कि राइट टू लाइफ में जिंदा रहने का अधिकार आता है, बस इतना ही लिखा था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में जिंदा रहने का अधिकार है, तो आदमी बिना हवा के, बिना पानी के, बिना खाने के, बिना हेल्थ उपचार के जिंदा कैसे रहेगा। और जब भी आर्टिकल 21 में और कौन कौन सी चीजें आती है, जब जब ये केसेस जुडिशरी के पास गई है, तो जुडिशरी ने टाइम टू टाइम कौन कौन सी चीजें राइट टू लाइफ के अंडर आती हैं ये ऐड किया है।
और उन्होंने कुछ इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया ताकि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी हो सके। जिंदा रहने का अधिकार है जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए होगा, खाना खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो इस देश के गरीब लोगों को फिर राइट टू लाइफ नहीं है क्या? क्योंकि उनके पास तो पैसा नहीं है, खाना नहीं खरीद सकते। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम चलाती है, जहां पे या तो आपको अनाज फ्री में या तो काफी कम पैसे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राशन कार्ड के दुकान के थ्रू। बात समझ में आ रही है?